कैराना के नोमान इलाही ने जिले के माथे पे बदनुमा दाग लगा दिया। पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में पिछले दिनों नोमान को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी पानीपत से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर इकबाल उर्फ काना और अन्य के संपर्क में था। पुलिस को अब भी शक है कि इकबाल और उसके सहयोगी पानीपत, शामली और देश भर में आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा है। देश के कई इलाकों में विरोधी गतिविधियों को ये करा रहे हैं और कभी कोई रेहड़ी लगाने वाला तो कभी कोई और इनके चंगुल में फंस रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। देश में आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा है हैंडलर इकबाल काना। पाकिस्तान में बैठकर लगातार देश में आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा। कैराना को आईएसआई का ठिकाना बनाने की तैयारी में इकबाल। कैराना के गठरी व्यवसाय ने दिखाया गद्दारी का रास्ता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अलर्ट मोड पर आई सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने आस्तीन में छिपे हुए सांपों को ढूंढना शुरू किया तो परते दर परते खुलती चली गई। उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला नोमान इलाही पानीपत में गिरफ्तार हो गया। दरअसल कैराना के ऊपर आतंकिस्तान से मिलने का कलंक कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के खुलासे होते रहे। 90 का वो दशक का वो दौर जब कैराना का सबसे पहले पाकिस्तान के आतंकिस्तान से कनेक्शन सामने आया था। 90 के दशक में इसी कैराना का रहने वाला इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा और हमीदा, ये तीनों ही आईएसआई के संपर्क में आ चुके थे। 1996 में इकबाल काना और दिलशाद मिर्जा कैराना से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर आईएसआई के लिए काम करने लगा और उसका हैंडलर बन गया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से फिर इकबाल काना सक्रिय हुआ और कैराना पर फिर से कलंक लग गया। दरअसल 90 के दशक में कैराना में गठरी व्यवसाय का एक दौर चला था और उस गठरी व्यवसाय के दौर ने जो पाकिस्तान के साथ आवाजाही को तेजी के साथ शुरू किया, उसके साथ ही साथ सबसे सॉफ्ट टारगेट पर महिलाएं आने शुरू हो गई और उन महिलाओं को उस गठरी व्यवसाय से जोड़कर आईएसआई के संपर्क में ला दिया गया। यानी कि कैराना से 90 के दशक में गठरी व्यवसाय गद्दारी तक आ पहुंचा। पानीपत में नोमान इलाही की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कैराना चर्चा में आ गया। कस्बा कैराना देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान से सोना, हथियारों और नकली नोटों की तस्करी को लेकर पहले से ही बदनाम रहा है। नोमान की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां और पुलिस सतर्क हो गई। कैराना के रहने वाले इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा और हमीदा उर्फ फहमीदा के देश छोड़कर पाकिस्तान भागने के बाद भी कैराना के लोगों से उसका संपर्क बना रहा। समय समय पर इसका खुलासा भी होता रहा। जिले के कई लोग पूर्व में दिल्ली, हरियाणा, अटारी बॉर्डर समेत कई स्थानों पर अवैध हथियारों और जाली करेंसी के साथ पकड़े जा चुके हैं। पिछले साल 16 अगस्त को शामली के घेर बुखारी निवासी कलीम और उसके भाई तहसीम को एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों भाइयों पर आईएसआई के संपर्क में रहने और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए सूचनाएं भेजने का आरोप था। उधर नोमान की गिरफ्तारी के बाद कैराना में उसके घर पर ताला लगा है। पड़ोसी बोलने के लिए तैयार नहीं है और जो कुछ बोल रहे हैं तो वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आकर ये खड़ा होता है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर से आईएसआई एजेंटों के लिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बन रहा है क्या? क्योंकि कैराना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहां सबसे ज्यादा आईएसआई हैंडलर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और सवाल ये भी आकर खड़ा हो रहा है, जो विश्वसनीय सूत्रों से खबर आ रही है कि जो 1996 में कैराना से यहाँ से भागा था पाकिस्तान इकबाल काना, वो कैराना को आईएसआई का एक नया ठिकाना बनाना चाहता है और यही वजह है कि लगातार यहाँ के लड़कों को वो अपने संपर्क में ले रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोमान के घर के बाहर है। यहाँ पर ताला लटका हुआ है, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है क्योंकि नोमान की गिरफ्तारी पानीपत से हुई थी और जबकि नोमान के माता पिता की मौत हो चुकी है। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि इकबाल काना का नोमान से क्या कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन बिल्कुल साफ तौर पर ये निकल कर आ जाता है कि नोमान इलाही का जो पिता थे, एहसान इलाही, वो पासपोर्ट बनाने का काम करते थे
और उन्हीं के संपर्क में आया था इकबाल काना। वो भी पासपोर्ट बनाने लगा था उनके साथ मिलकर, लेकिन एहसान इलाही तो पासपोर्ट बनाने तक सीमित रहा, जबकि इकबाल काना उनसे 2 कदम आगे निकल गया। इकबाल काना के पिता केले की रेहड़ी लगाया करते थे, केले बेचा करते थे, लेकिन इकबाल काना और दिलशाद मिर्जा ने साथ मिलकर 90 के दशक में जो गठरी व्यवसाय से गद्दारी का रास्ता अख्तियार किया, वो एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। और यहीं से ही कनेक्शन हो जाता है नोमान इलाही और इकबाल काना का, क्योंकि नोमान इलाही बचपन से ही इकबाल काना के संपर्क में था। ये वो तंगलियां है जहां से नोमान इलाही ने एक कुख्यात और ISI का जो एक पूरा वो था। लोग यहाँ पर आते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ये है, देखिए दूध वाले भाई हैं, ये शहजाद। इन शहजाद की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि जो इसके रिश्तेदार थे नुमान के, दूध के पैसे बकाया अभी तक नहीं दिए। यही बात है, दूध के पैसे नहीं आए जी। कितना टाइम हो गया? हो गए 1 साल के आसपास। 1 साल। कितना पैसा है? 2690 जी। तो आप जब भी आते कोई मिलता है यहाँ? ताला लग रहा है, ताला लग रहा है तो 6 महीने से जी। तो और कुछ नहीं पता चला तुम्हें नोमान के बारे में? पासपोर्ट वासपोर्ट का हम बता रहे, कौन बनाता था पासपोर्ट? पता नहीं जी, हमें तो बस पैसे मांगना आ गए थे, बंद हो गए, बस मांगने बंद कर दिए जी, ताला मिला यहाँ। पासपोर्ट भी बनाते थे इसके पिता? भाई चीज़ का नहीं पता जी। अच्छा, देश के गद्दार को नहीं जानता कोई भी? नहीं, हम नहीं जानते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि जब नोमान के उन कारनामों का पता चला, उन काले कारनामों का पता चला, जो पाकिस्तान का मददगार बना और देश का गद्दार बना। दरअसल नोमान इलाही भी पासपोर्ट भी बना रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच एजेंसी में खुलासा हुआ है कि नोमान के पास उसके माता पिता के पासपोर्ट मिले हैं, जबकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। तो इससे ये तो जाहिर है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार सक्रिय था और लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। दरअसल कैराना का आतंकी कनेक्शन 90 के दशक में गठरी व्यवसाय से शुरू हुआ और गद्दारी तक आ पहुंचा। गठरी व्यवसाय में महिलाओं को 3000 रुपए की दिहाड़ी पर पाकिस्तान से कपड़ा, पान, सुपारी, मिर्जा चप्पलों का कारोबार किया जाता रहा और यह कारोबार सोने के बिस्किट और पिस्टलों की तस्करी तक आ पहुंचा। दिलशाद मिर्जा, इकबाल काना, फहमीदा ने इस व्यवसाय की आड़ में कैराना के लोगों को लालच देकर तस्करी से जोड़ना शुरू कर दिया था। 3000 रुपए दिहाड़ी और सारे खर्च पर महिलाओं को पाकिस्तान भेजकर तस्करी कराने लगे थे। इसको ही कोडवर्ड में गठरी कहा जाने लगा। सोने के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समान होने के बाद तस्कर सोने को छोड़कर पिस्टल की तस्करी करने लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैराना का जो पाकिस्तान के आतंकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है, उसको लेकर तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैराना ही क्यों? कैराना शायद इसलिए भी क्योंकि कैराना से भागा हुआ इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा और हमीदा एक इसके बिल्कुल केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और वही जो है यहाँ के जो युवा हैं, खासतौर से जो मुस्लिम युवा हैं, उनको धार्मिक आधार पर उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें ISI से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जो कैराना के रहने वाले लोग हैं, जो कैराना की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, जाहिर तौर पर दुखी ज़रूर होते हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कैराना विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ा है, कैराना को बहुत नज़दीक से जानते हैं और कैराना का वो दौर भी देखा है, क्योंकि कैराना न केवल आतंकिस्तान बल्कि एक वक्त था कि पलायन को लेकर भी बड़ा सुर्खियों में रहता था। अनिल चौहान जी मेरे साथ मौजूद है, आपको बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। कैराना बार बार जो है सुर्खियों में रहा है। एक वक्त था कि कभी पलायन का मुद्दा चला करता था, लेकिन अब तो पलायन से और ज़्यादा खतरनाक हो गया है कैराना। कैराना हमेशा सुर्खियों में रहा है और कैराना पलायन से पहले भी सुर्खियों में रहा। एक पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे, जो आज वहाँ इसके वो बैठे सरगना बने बैठे हैं पाकिस्तान में, इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा और हमीदा, इन्हें पहले गठरी उद्योग शुरू करा था। ठीक है। शुरुआत में जी भी काम करा था, लोगों ने सिर्फ इतना ही था, इधर से कपड़ा, सूती कपड़ा ले गए, छतरी वगैरह, पान वगैरह ले गए थे, उधर से कपड़ा आता था, कुछ चप्पलें आती थी। ये जब ज़्यादा चला तो इसी की आड़ में लोगों ने पाकिस्तान से हथियार, सप्लायर और जाली नोटों का काम यहाँ के लोगों ने करा। और जब उसके बाद में काफ़ी चला, ये सन 90 से बाद में गठरी उद्योग का व्यवसाय खूब चला जोरों शोरों से। उसके बाद में जब यहाँ से सरकार का दबदबा ज़्यादा बढ़ा
उसी टाइम यहाँ पलायन का मुद्दा बहुत जोरों शोरों पर आया। और पलायन कोई जाति विशेष के नाम पर ना चल के एक गुंडागर्दी के नाम पे, माहौल ख़राब करने के नाम पे, रंगदारी मांगने के नाम पे ये चला गया। तो अच्छा चौहान साहब, ये बताइए कि 90 का वो दशक था जब आप गठरी उद्योग की बात कर रहे हैं, यानी कि एक गठरी व्यवसाय शुरू हुआ और उस गठरी ने गद्दार बनाने शुरू कर दिए। जी, गठरी के साथ साथ मैं बताया ना आपसे पहले भी, गठरी की आड़ में ही उधर से हथियार और नकली करेंसी जो चला गई और इसी के आधार पर देश के उसमें जुड़ते चले गए। और कैराने के कुछ युवा जो फांसी, कैराने के जो 3 आदमी बैठे हैं, उन्हें भ्रमित करके लालच में गिर के पाकिस्तान का क्या देश के साथ भी गद्दारी करने का काम इन्हें शुरू कर दिया। और जब भी इससे अलग भी ब्लास्ट वगैरह में भी कहीं भी देश में कोई घटना उठती है तो कैराना का नाम सुर्खियों में रहता है। तो आप तो बड़े पुराने हैं यहाँ के, आपने बहुत सारी राजनीतिक नज़रिए से भी कैराना को देखा है, सामाजिक नज़रिए से भी देखा है, तो यकीनी तौर पर ऐसे में तो दुख और दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि भाई अपना कस्बा आज आतंकिस्तान के रूप में सामने आ रहा है। कैराने की पहले मिसाल रही यहाँ से, कभी भी कैराने में 90 से पहले, 90 से क्या 95 से पहले भी कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते, सद्भावना के साथ रहते थे। लेकिन जब से ये आतंकी जड़ जो जुड़ी, यहाँ पाकिस्तान से हमारा नेटवर्क जुड़ा है यहाँ लोगों का, जब से कैराना कस्बा इतना बदनाम और इतना वो है, हमारे पूर्वज क्या सोचते होंगे, जितना अच्छा हम कैराना शहर छोड़ गए थे। कैराना की मिसाल रही 1947 में भी, जब मारकाट पैदा हुई थी हरियाणा में, वो कैराने में ही आकर रुकी थी। यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर कहा था हमारे यहाँ से ना कोई जाएगा ना कोई मारकाट होगी। कैराने की मिसाल सद्भावना में थी, लेकिन आज कैराना आतंक के नाम पे बदनाम हो रहा, तो ये दर्द बहुत गलत बात है, बहुत दर्द भरी बात है। नोमान की अभी गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा जो है 1996 में इकबाल काना भागा था। अब जो एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है उसमें ये भी आ रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि कैराना को आईएसआई का एक नया ठिकाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इकबाल काना कोशिश कर रहा है कि नेपाल के रास्ते भारत में आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर किस तरह से एक्शन होना चाहिए? अभी बताया था कैराना हमेशा सुर्खियों में रहा और कैराने ने लोग मिनी पाकिस्तान के भी नाम से जानते हैं। ये जो अभी नोमान इलाही पकड़ा गया, इसके जो वालिद थे वो भी शुरू से इकबाल काना से जुड़े हुए थे। और फर्जी पासपोर्ट बनाना, एक बार पहले यहाँ फर्जी पासपोर्ट भी बनते थे। पासपोर्ट किसी के नाम से बनता था, उस पर फ़ोटो लगावे थे, जब लोग इतनी वो जांच नहीं होती थी, ना कंप्यूटराइज था कोई मामला, फ़ोटो किसी का रहता, नाम किसी का रहता उसी। दरअसल देश के अंदर विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए मुस्लिम युवाओं को बरगलाने वाला इकबाल काना किसी जमाने में कैराना में केले की रेहड़ी लगाया करता था। हाल ही में पकड़े गए पाक जासूस नोमान को भी वो बचपन से जानता था। उसकी वजह यह है कि नोमान के पिता एहसान इलाही पासपोर्ट बनाने का काम करता था और इकबाल उसके संपर्क में आया और पासपोर्ट बनाने लगा। उस दौर में बड़ी संख्या में फर्जी पासपोर्ट बने। एहसान पासपोर्ट बनाने तक सीमित रह गया, जबकि इकबाल काना काफी आगे निकल गया, क्योंकि गठरी व्यवसाय के दौरान उसने जासूसी के लिए महिलाओं की एक बड़ी फौज को तैयार कर लिया था। आतंकिस्तान कनेक्शन को लेकर कैराना लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम है और लगातार हम यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, कुशांक चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यह है कि 90 के दशक से जो आपके कैराना से गठरी उद्योग शुरू हुआ, उस गठरी उद्योग से जो कहानी शुरू हुई वो गद्दारी तक आ पहुंची है। बिल्कुल सही बात है। लंबे समय से ये सब कुछ कैराना में चलता आ रहा है। हम लोगों ने बचपन से गठरी उद्योग के बारे में सुना है। जो प्रमुख कुछ आतंकवादियों के नाम आ रहे हैं, जो रिसेंटली अभी यहाँ से जो आईएसआई के एजेंट को पकड़ा गया है, पूर्व में सुना है कि वो लोग यहीं पे कहीं छोटा मोटा कोई कारोबार किया करते थे, जो आज आतंक के बड़े सरगना बन गए हैं। तो ये निश्चित के तौर पे लंबे समय से फल फूल रहा, धीरे धीरे अपनी जड़ों को लंबा करता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया का क्योंकि ज़्यादा आ गया है, उन लोगों के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो गई हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगाम की और उस पर लगातार चेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत इजीली, जिन चीज़ों में पहले कठिनाइयाँ भी हो रही थी, अब इजीली हमारे देश के दुश्मनों तक पहुंच जा रही हैं। इकबाल काना का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वही केले का ठेला लगाया करता था, आज आतंक का सरगना बना बैठा है
और उसके बारे में और भी कुछ सुना आपने कि क्या किस तरह से वो उसने कि ये पूरा तैयार किया नेटवर्क? नहीं, यहाँ बहुत लंबे समय से ये कहावतें चल रही हैं कि वो यहाँ पे बहुत छोटे स्तर के व्यक्ति थे और ठेला लगाने का कार्य करते थे। बहुत लंबे समय तक कैराना में रहे हैं, उनका परिवार रहता था। उसके बाद गठरी उद्योग में काफ़ी महिलाएं उनके साथ ग्रुप में जुड़ी थी। महिलाओं की एक बड़ी फौज उनके साथ थी जो लगातार बहुत दिनों तक कार्य करती रही। इवन महिलाएं कार्य करती कर रही और ये जानकारियाँ नहीं थी कि वो महिला कार्य क्या कर रही है। बहुत लंबे समय तक ये गठरी उद्योग चलता रहा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर अपना शिकंजा नहीं कसा। शिकंजा कसने के बाद वो चीज़ें तो बंद हो गई, पर हमारे यहाँ की जो गद्दारी है वो और भी ज़्यादा शुरू हो गई। यहाँ की चीज़ें बाहर जाने लगी। तो इस चीज़ का तो निश्चित तौर पर यहाँ का निवासी होने के नाते एक दुख तो है कि भाई कहाँ कैराना का नाम जो है अब आतंक से जुड़ने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, दुख सभी को है। मैं किसी जाति विशेष धर्म विशेष को नहीं कहूँगा, दुख सबको होता है। और जो लोग प्रोग्रेस चाहते हैं वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो कहीं ना कहीं जब आतंकिस्तान से जुड़े होने और एक शब्द गद्दारी वाला जुड़ा होना और हमारी चीज़ों को बाहर भेजने के लिए जुड़ा होना, निश्चित तौर पे दुख होता है। भविष्य को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, वर्तमान को चोट पहुंचती है और ये एहसास होता है कि हम उन चीज़ों में उलझ गए। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहाँ से कहाँ चली गई। आप ये सोचिए जिस आप आतंकवादी का नाम ले रहे हैं वो पास्ट है, पर वो फ्यूचर तक को हमारे इन्वॉल्व कर रहा है। आप ये देखिए कितनी लंबी और गहरी जड़ें हो गई। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई हैंडलर इकबाल काना नेपाल के रास्ते भारत आने की फिराक में है, क्योंकि उसकी मंशा कैराना को आईएसआई का नया ठिकाना बनाना है। हमीदा भी इकबाल के साथ पाकिस्तान में संभाल रही है आईएसआई की कमान और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे शामली के कैराना के आईएसआई हैंडलर एजेंट इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा, हमीदा, शाहिद अभी भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में कैराना के शाहिद के भी पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट बनने का पुलिस को पता चला था। खुलासा हुआ था कि वो दुबई, मोरक्को, अफगानिस्तान में रहकर आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा है। बता दें कि समय समय पर कैराना में होने वाली पाक जासूसों की गिरफ्तारियों में खुलासा होता रहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बैठा इकबाल काना भारत के लिए बड़ी साजिश रच रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से आतंक के तारों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आतंकी कनेक्शन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रहा है और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश का कैराना। शामली जिले के कैराना कस्बे का इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा और हमीदा 1996 में पाकिस्तान भागे और तब से लेकर अब तक लगातार आतंक की नई पौध को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई तो कई खुलासे हुए और उस खुलासे में सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक की जड़ों को मजबूत करने के लिए इकबाल काना हाथ पांव फेंक रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उसके सभी नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आतंक और आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है और उन पर कड़ा प्रहार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, कैराना, शामली।